नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 की साइंस पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम पार्ट 3 इसमें कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है आपके फिजिक्स के जो पार्ट बचे हुए हैं उन पार्टों को जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें हमने जो है सारे के सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। तो इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फिजिक्स का पार्ट है अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें से देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें से एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक जो है रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा और दो क्वेश्चन जो है आपसे एक एक नंबर के पूछे जाएंगे और दो क्वेश्चन आपसे दो दो नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुल 6 प्रश्न 8 नंबर के इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो देखिए, एमसीक्यू और जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन है और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनका जो याद करने का तरीका वो एक जैसा है, यानी कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वही तीनों तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो वस्तु की जो स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें। तो ये देखिए, ये जो है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर जो है ये रखा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए, प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक निर्वात में जो है होता है। और जल का अपवर्तनांक यानी कि पानी का अपवर्तनांक भी आपसे पूछा जा सकता है, ये होता है 1.33। इसके बाद है पानी से भरे किसी टैंक की तली बाहर से देखने पर उभरी हुई प्रतीत किस घटना के कारण होती है। तो ये देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देती है। इसके बाद देखिए, 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई और सूत्र लिखिए। या 1 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए या इसके जो है सूत्र और इसकी जो इकाई है वो भी आपसे अलग अलग एक एक नंबर में पूछी जा सकती है। तो इस वजह से आप इस पूरे को ही जो है आपको याद करना है। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की यानी कि अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को ही उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर किसी एक फोकस दूरी के लेंस की क्षमता यानी कि फोकस दूरी एफ है तो उसकी जो लेंस की क्षमता है वो पी बराबर होती है 1/एफ। एफ मीटर में होना चाहिए और इसके एसआई मात्रा की बात करें तो ये होता है डायप्टर। ठीक है, तो ये डायप्टर भी आपको इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर लिखिए। कम से कम 2 अंतर आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। तो देखिए, इसके जो है 2 नियम होते हैं। एक तो क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। यहाँ आई व आर क्रमशः आपतन कोण व अपवर्तन कोण है। अगला क्वेश्चन है लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अगला है अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ये आपको जरूर याद करना है। इसके बाद देखिए, ये जो परिभाषाएं हैं 5 परिभाषाएं हैं, इनमें से एक परिभाषा आपके 100% जो है 1 नंबर में पूछी जाएगी। ठीक है ना, तो ये 5 परिभाषा आपको याद होना चाहिए, जिसमें लेंस का वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है और फोकस दूरी है। ये 5 परिभाषाएं, इनको आप याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये भी जो है आभासी और सीधा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये हमने कर लिया कि पानी के जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वाहन से पीछे के जो दृश्य हम देखते हैं
उसमें उत्तल लेंस का जो है उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में, हेडलाइट की बात हो रही है, इसमें किसका दर्पण, तो इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन से आप क्या समझते हैं, दर्पण तथा लेंस के आवर्धन सूत्र लिखिए। 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जो है जरूर करना। इसके बाद देखिए अपना अगला पार्ट है अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें देखिए एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, यानी कि इसमें केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, तो यह है समंजनशीलता, ठीक है ना। इसकी नेत्र की जो समंजनशीलता है वो इसका कारण है। अगला है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह होता है दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी की बात की गई है तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मान लो कि मैक्सिमम दूरी की बात करें तो वो अनंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये जो है पक्षमापी द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद देखिए 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1.5 नंबर के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, इस तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पूछा एक साथ जाएगा लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना आप लेंगे ये कारण वाले, तो ये कारण वाले ही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो इस वजह से ये जो कारण वाले क्वेश्चन है इनको आपको जरूर करना है। जिसमें पहला है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ठीक है, इसको याद करना है आपको। अगला है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी आपको जो है करना है। और इसके बाद देखिए एमसीक्यू में आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण होता है, तो ये देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन इसका जो है कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है, तो बैंगनी रंग में ये होता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के बनने का कारण, देखिए इसका कारण होता है कि पानी की बूंद में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए जो उत्तरदायी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू के, ये कर लेना, इसके हमने आंसर टिक कर रखे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव क्या है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो सेम इसी तरह से जो है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए 3 नंबर पे आपसे आंख के प्रमुख दोष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना है, आपको केवल जो है दोष हैं और उनके निवारण, बस ये आपको लिख देना है। कारण आपसे अगर कारण पूछा जाए तो कारण लिखना है, नहीं तो आप बिना कारण के लिख सकते हो। ये चित्र भी आप नहीं भी बनाओगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप बिना चित्र के भी इसको कर दोगे तब भी आपको पूरे नंबर जो हैं दिए जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया भी आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है, तो इसको भी आप जो है जरूर करना। इसके बाद देखिए 11वां अध्याय है विद्युत। इसमें देखिए 2 तो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक जो है आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए कुल 4 प्रश्न 7 नंबर के इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो जहाँ पर ये एमसीक्यू है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने टिक मार करके उसको आप याद कर लेना। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। अब देखिए जो 4 नंबर का जो आपका प्रश्न होगा, तो 4 नंबर के प्रश्न में देखिए एक क्वेश्चन तो आपका न्यूमेरिकल का रहेगा, यानी कि 3 नंबर का इसमें से न्यूमेरिकल रहेगा 1+3, इस रूप में जो है आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 1 नंबर में तो आपसे कोई परिभाषा पूछ ली जाएगी और 3 नंबर में जो है उससे रिलेटेड या अदर क्वेश्चन की जो है थोड़ा सा बड़ा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट 4 नंबर का नहीं रहेगा, 1 नंबर का और एक दूसरा 3 नंबर का, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपसे देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर आपसे जो है पूछा जा सकता है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 3 अंतर आपको जरूर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि
विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए और इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध को R1, R2, R3 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो धारा नियंत्रक वाला इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये 1 नंबर का रहेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा। तो ये श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन आपको जो है जरूर करना है। ये जो है सूत्र है जहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें विद्युत धारा किसे कहते हैं और जूल के तापन नियम को समझाइए। अब देखिए ये जो विद्युत धारा का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसका दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो जूल का तापन नियम भी आपको जो है करना है, ठीक है। H = I² RT जो है इसमें आता है लास्ट में। और इसमें देखिए इसके जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो करवाया था उसमें करवा दिए हैं। तो जिसको न्यूमेरिकल करने हैं, देखिए इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो न्यूमेरिकल वाला आएगा और बिना न्यूमेरिकल वाला आएगा। तो आप चाहो तो न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हो या चाहो तो ये लिखित वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें देखिए एक तो आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 4 प्रश्न 6 नंबर के इस पार्ट में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 नंबर में आपसे ये पूछ सकता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो है चुंबकीय गुण आ जाते हैं, या वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटी चढ़चुंबक होती है, इसलिए चुंबक के समीप लाने पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक्सूचक सुई पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो सुई को विक्षेपित कर देता है। एक आपसे जो है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसका जो है आपसे चित्र पूछा जा सकता है। मॉडल पेपर के अनुरूप तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये चित्र आप जो है जरूर करना। इसके बाद देखिए कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, देखिए विद्युत धारा का मान जो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी आप कर लेना एमसीक्यू में, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में आपसे जो है शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या हानियां हो सकती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो शॉर्ट सर्किट सिंपल क्वेश्चन है कि किसी विद्युत यंत्र में विद्युत में एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रभावित होना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इससे क्या हानियां होती है, देखिए इससे एक तो प्रतिरोध कम होने के कारण तारें जो है अधिक गर्म हो जाती हैं, जिस कारण उनके ऊपर चढ़ा विद्युत रोधी पदार्थ जो है जल जाता है, और ऊपरी आवरण के हट जाने पर तारें जो है नंगी हो जाती हैं, यानी कि खुली हो जाती हैं, जिस कारण विद्युत शॉक भी लग सकता है, यानी कि करंट भी जो है लग सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी का कि अतिवारण से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जो है जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इसके निर्माण को चित्र द्वारा समझाइए। विद्युत चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन राशियों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। दाएं हाथ का भी आप कर सकते हैं लेकिन बाएं हाथ का नियम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर करना है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिनालिका क्या है। 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए परिनालिका क्या होती है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को ही जो है परिनालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, तो इसको भी आप जो है जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसंपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जरूर करना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप जो है जरूर याद करना। इसके बाद जो है आपकी किताब का लास्ट अध्याय है हमारा पर्यावरण। तो इसमें से देखिए एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। इस तरह से कुल 4 प्रश्न 5 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए जो है ये हमारे एमसीक्यू हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए घास, बकरी तथा मानव ये जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करेंगे।
और इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये देखिए जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक किसे कहते हैं। तो देखिए सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। अगला है जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक तो है घरेलू कचरा, दूसरा है कृषि अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। CFC का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है। अगला है ओजोन परत का एक लाभ लिखिए। तो देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका जो है ओजोन परत का जरूर पूछा जाएगा, भले वो 1 नंबर में पूछा जाए, MCQ में पूछा जाए या 2 नंबर में पूछा जाए। इसके बाद देखिए 2 नंबर में आपसे अपमार्जक क्या होते हैं, पारितंत्र में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर याद करना। नेक्स्ट है उत्पादक एवं अपमार्जक में कोई 4 अंतर लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इनमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है या अलग अलग इनके बारे में आपसे परिभाषाएं और उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो 2 नंबर में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे ओजोन परत के हाथ से होने वाले दुष्प्रभाव भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी आप जो है जरूर याद करना। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हमने आपको जो है आपकी साइंस की बुक के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं और साथ ही न्यूमेरिकल और चित्र भी आपको अलग से करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि आपने जो है ये याद करे होंगे और इस वीडियो के जो क्वेश्चन हैं इनको भी जो है आज आप याद कर लेना। और इसके अलावा भी अगर आपको समय मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और या फिर आप जो है आपकी गाइड में टिक मार्क कर सकते हैं या अपने जो आपके नोट्स बना रखे हैं उसमें भी आप इनको देख सकते हैं और आपकी लैंग्वेज आप याद कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।